हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लिविंग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी, वो सबसे उनकी छोटी यूनिट होती है जिसे हम सेल बोलते हैं। तो बच्चों, सेल क्या होते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सबसे एक जो छोटे से छोटा जो पार्ट है जिससे वो बनी हुई है उसको हम सेल बोलते हैं। तो सेल जो होता है इस तरह से होता है जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कह सकते हैं। जिस तरह से किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों को एक साथ जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को बनाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को बनाने के लिए सेल को एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो ये सब जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सेल से बनी होती हैं। कुछ लिविंग थिंग ऐसी होती हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती हैं, कुछ होती हैं जो बहुत सारे सेल से बनी होती हैं। बैक्टीरियम एक ऐसा बहुत छोटा लिविंग थिंग है जो कि सिर्फ एक सेल से बना है। एक मक्खी, इंसेक्ट, ये होते हैं मिलियन ऑफ सेल से बने होते हैं, जबकि बिल्ली, कुछ जानवर होते हैं जो 100 सेल से बने होते हैं। इसी तरह से ह्यूमंस जो होते हैं वो बिलियन सेल से बने होते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स, क्रिएचर अलग अलग नंबर ऑफ सेल से बनी होती है। तो सेल्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट में होते हैं। जैसे कि बहुत ही थिन और फाइन सेक्शन होते हैं किसी भी पार्ट, बहुत सारे पार्ट के। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनको पढ़ने के लिए, सेल्स के बारे में पढ़ने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से उसको अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी फ्लावर के पार्ट को हमें पढ़ना होता है तो हम हैंड लेंस का यूज़ करते हैं। हैंड लेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, और इसी तरह के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिससे हम छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छी तरह से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से सेल का डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले बच्चों, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। तो उन्होंने देखा एक पेड़ की शाल, जिसको कि हम स्लाइस ऑफ कॉर्क बोलते हैं, उसको अपने माइक्रोस्कोप से देखा। देखा उन्होंने कि मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरह से कंपार्टमेंट होते हैं, रूम्स बने होते हैं, उसी तरह से बॉक्स लाइक का कुछ स्ट्रक्चर है। उसको उन्होंने बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट नाम दिया, जिसे कि सेल के जैसे उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली ये डेड सेल हैं, जो कि साइंटिस्ट ने फिर उन्होंने आगे उसकी स्टडी के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी में उसको भेज दिया। इसके बाद डिस्कवरी चलती रही, और 150 साल के डिस्कवरी के बाद जब बहुत अच्छी क्वालिटी के इम्प्रूव माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया, उसके बाद हायर मैग्नीफिकेशन के बाद हमें सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में जानकारी हमें अवेलेबल हुई। तो सेल क्या होता है? सबसे पहले जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक बहुत छोटी छोटी कंपार्टमेंट की तरह की स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे हम सेल बोलते हैं। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लाइफ की, और सेल जो होती है वो हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी भी होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो सब परफॉर्म करती है। तो इस तरह से सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। तो ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग मतलब नंबर्स में सेल होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों, आपने देखा होगा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं, उनकी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को करते हैं। उनमें अलग अलग ग्रुप को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिवाइड किया जाता है। अब हम नंबर ऑफ़ सेल्स की अगर हम बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जिन्हें हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसके बाद कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे एल्गे है, ये कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके फंक्शंस उसके ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, अमीबा इसका नाम है, तो वो भी सारे फंक्शन करता है, जैसे कि खाना कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करता है, एक्सक्रीशन करता है। ये सारे फंक्शन उसमें होते हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल के ग्रुप मिलकर करते हैं। अब हम
साइज ऑफ सेल की अगर हम बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अलग अलग शेप और साइज़ होते हैं। ये कि उनका साइज़ होता है 0.1 माइक्रोमीटर से और 170 mm से इंटू 130 mm तक होता है। हमारी बॉडी में कुछ ब्लड सेल ऐसे होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, जो कि हमारे नर्व सेल के सेल्स होते हैं। और लार्जेस्ट जो सेल होते हैं वो आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल होते हैं, जिनका साइज 7 माइक्रोमीटर तक होता है। तो हमारे जो किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन के सेल होते हैं वो लगभग 20 से 30 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में। तो इस तरह से सेल के साइज़ अलग अलग होते हैं। इसके बाद सेल जो होते हैं हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज़ के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं होता है। अलग अलग सेल का फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका साइज़ होता है। जैसे कि नर्व सेल होते हैं, ये बिल्ली, ये चूहे और हाथी में ये लंबे होते हैं और उनकी शाखाएं निकलती होती हैं, और जबकि उनका काम एक ही होता है। अब हम शेप, सेल के शेप की बात करें तो सेल जो होते हैं अलग अलग शेप के होते हैं। अमीबा में जो होती है वाइट ब्लड सेल, हमारी बॉडी के ब्लड में कंटिन्यूसली उनकी शेप चेंज होती रहती है। ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो एक फिक्स शेप के होते हैं उनकी पूरी लाइफ में। तो कुछ सेल होते हैं जो कि राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं या स्पाइंडल शेप के होते हैं, जबकि कुछ सेल होते हैं जैसे कि अमीबा में होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। कुछ सेल होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं और उनकी ब्रांचेस निकली होती है, जैसे कि हमारे नर्व सेल होते हैं। तो बच्चों, अमीबा का जो सेल होता है वो इरेगुलर शेप में क्यों होता है? तो बच्चों इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि उनकी लंबाई जो होती है वो चेंज होती रहती है उसकी बॉडी की। तो इनको वो स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जो कि उनके पैरों की तरह वो काम करता है और उनसे वो मूवमेंट करता है या अपने खाने को पकड़ता है स्यूडोपोडिया से। तो ये जो सेल की जो उनकी बनावट है ये उसके फंक्शन से रिलेटेड है, उसका काम है, मूवमेंट में उसको हेल्प करती है। नर्व सेल जो होते हैं वो भी उनकी भी रिलेशनशिप होती है। ये लंबे होते हैं, ब्रांच उनकी शाखाएं निकली होती हैं और इनके धागे के जैसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में मैसेज कन्वे करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट के सेल उसके काम के फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में कि सेल के कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक पतली सी कवर होती है, बाउंड्री होती है, जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को इसके सराउंडिंग से अलग करती है, बाउंड्री होती है, और इसको सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है और उसको एक शेप देती है। तो ये पानी, मिनरल और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो इनके अंदर पास करती है। तो जो प्लांट सेल होते हैं उनकी जो वॉल होती है प्लांट सेल की, वो एनिमल सेल में नहीं होती। तो सेल वॉल क्या काम करती है? सेल की जो दीवार होती है, बाउंड्री होती है, वो उसको प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है, जबकि प्लांट में क्योंकि स्केलेटन नहीं होता है। ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं? ये बच्चों साइटोप्लाज्म जो होता है वो फैला हुआ होता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, तो जिसको कि हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एक छोटी रोड की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीडाइज फूड इसमें हमें एनर्जी देता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वैक्यूल्स होते हैं, ये एक सैक के तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसमें हम खाना, पानी और जो भी वेस्ट होता है वो स्टोर होता है। प्लांट के जो सेल होते हैं वो बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, जानवरों के सेल की तुलना में वो बड़े होते हैं। प्लांट सेल में ऑर्गेनेलिज होते हैं, उनको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। अलग अलग कलर और अलग अलग तरह के होते हैं। ग्रीन कलर के प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और जो प्लांट के लिए उसके खाना बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद गोल्गी की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे सब्सटेंस निकलते रहते हैं, बहुत सारे इस तरह के एंजाइम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस सेल के अंदर। तो इस तरह से अलग अलग सेल का अलग अलग काम फंक्शन होता है। इसके बाद बच्चों
हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली की तरह का मटेरियल होता है जो कि बहुत सारे केमिकल्स उसमें रिएक्शन होती है और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। हर एक सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो अलग अलग सेल के स्पेसिफिक काम के लिए होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो बच्चों, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं होता है। तो न्यूक्लियर का जो मटेरियल है वो चारों तरफ से, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, जो उसको एक लॉक कर देती है। इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म जिनमें कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो बैक्टीरिया और दूसरे जो ब्लू और ग्रीन कलर के एल्गे होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा, उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ। इनको हम यूकैरियोटिक्स बोलते हैं और ये सेल को हम यूकैरियोटिक्स। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि सेल की ग्रोथ और डिवीज़न किस तरह से होता है। तो बच्चों, जब एक सेल बनता है तो ये बहुत छोटा होता है और जैसे जैसे वो खाना डाइजेस्ट करता जाता है इसका साइज़ बड़ा होता जाता है, इसकी ग्रोथ लिमिट हो जाती है, एक लिमिटेड होती है। और उसके बाद क्या होता है, इसका जब बड़ा साइज़ हो जाता है तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि नए सेल बनते हैं, उसको हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म नोन एज सेल डिवीज़न। तो नए नए सेल जो बनते हैं इस तरह से, उनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। और नए सेल जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो नए सेल को बनाते हैं, पुराने सेल डाई हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में पूरी लाइफ में कई बार ये प्रोसेस चलता रहता है कि कुछ पुराने बहुत सारे सेल्स, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल बनते रहते हैं हर एक सेकंड। स्किन के सेल्स जो होते हैं वो भी डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन जो नर्व सेल होते हैं हमारी ब्रेन के, वो एक बार वो रिप्लेस नहीं होते हैं। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में कहीं भी किसी भी हिस्से में चोट लगे तो वो जल्दी रिकवर हो जाती है, लेकिन जो हमारे अगर नर्वस सिस्टम में कहीं इंजरी होती है तो वो नहीं भरती है, क्योंकि उसके सेल दोबारा नहीं बन पाते। तो बच्चों, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने इस चैप्टर में कि सेल जो होते हैं वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म, जो कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में होता है और ये सेल का कंट्रोल सेंटर है और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल एक सेल वॉल होते हैं उसमें और ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको कि क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है। और एनिमल्स, जानवर के जो सेल होते हैं उनमें सेल वॉल या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है। नई सेल चाहिए होते हैं किसी भी सेल डिवीज़न की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए। एक सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट है और सेल जो होती हैं वो टिश्यूज़ के इकट्ठा होने से बनती हैं। इसके बाद ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले भी हो सकते हैं और बहुत सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सेल जो होते हैं वो 3 बेसिक पार्ट होते हैं उनके, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसके बाद सेल्स जो होते हैं वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेड़ की छाल से, कॉर्क के स्लाइस से उनका आविष्कार किया था। और लिविंग सब्सटेंस सेल का जो होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलके बना होता है। तो इस तरह से बच्चों, हमने एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के सेल होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।